हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम या ऑनर्स के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। इस चैप्टर को हम वन शॉट में कवर कर रहे होंगे और डिटेल में कवर कर रहे होंगे और काफी अच्छे से आपको समझ आने वाला है। अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो भाई, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पर ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो हमारे चैप्टर का नाम के इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एनवायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर बात करूँ ना एनवायरमेंट की, तो ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। किससे? एनवायरन। और एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या है? एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया? हमारे आसपास की सराउंडिंग। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं तो हमारे आसपास का सब कुछ किसके अंदर आता है? एनवायरमेंट के अंदर ही आता है। समझ आ रहा है? आगे मैं बात करूं, जब एनवायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसके कंपोनेंट की बात भी करते हैं, यानी कि एनवायरमेंट किससे मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, दो कंपोनेंट होते हैं एनवायरमेंट के, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? हमारा एनवायरमेंट बनता है। क्या बनता है? एनवायरमेंट बनता है। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। क्या बोला मैंने? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। और लिविंग के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है, जो लिविंग है, ध्यान रखना, वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एनवायरमेंट के। वहीं बात करूं अबायोटिक कंपोनेंट, जो कि बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारे आसपास जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? वो एनवायरनमेंट के अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा, जैसे कि एयर और वाटर। ठीक है भाई, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ध्यान रखना। और कोई भी कंपोनेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों में से, तुम्हारा नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर्म नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली है, मतलब एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। आगे चलें। जो बायोटिक है और जो अबायोटिक पार्ट्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं इकोसिस्टम फॉर्म करने के लिए, एनवायरनमेंट बनाना। उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, चाहे आप रेगिस्तान की बात कर लीजिए, है ना, चाहे आप वाटर की बात कर लीजिए, सब ये इकोसिस्टम के अंदर आता है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं आपस में, अपना जिंदगी को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है, और इकोसिस्टम के बारे में आप अगले चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हो। ठीक है, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो जो ये बैलेंस है किसका? बायोटिक और अबायोटिक का, ये क्या करता है? सस्टेनेबल लाइफ को आ, चलाने में मदद करता है। कहाँ पर? अर्थ पर। ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक मेन बात निकल कर आती है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस तो बहुत है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट से हम क्या लेते हैं भाई? क्लीन एयर और वाटर। ध्यान रखना है। फूड एंड फोडर। फोडर मतलब चारा होता है। फोडर मतलब क्या होता है? चारा होता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो फूड हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, फोडर हम लेते हैं, मेडिसिन हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स हमको एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो ये बोला जाता है ना, एनवायरनमेंट को इतना नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स, जो अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। और टूरिज्म एंड अदर्स रिसोर्स हमको जो है एनवायरनमेंट से ही मिलता है। हम कितनी ब्यूटीफुल जगह पर घूमने जाते हैं, वो क्या है? एनवायरनमेंट का पार्ट ही तो है, वो हमको टूरिज्म देता है। ध्यान रखना। तो ये सब जो है हम कहाँ से हमें मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें। अब जब का अगला टॉपिक है वो है भाई कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स मैंने बता दिए पीछे। अब यहाँ पर मेनली पूरी कंपोनेंट्स का थोड़ी डिटेल में बात होगी यहाँ पर। ठीक है, देखो, यहाँ पर ना प्लेनेट अर्थ की बात हम कर रहे हैं, किसी और अर्थ की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ के बारे में ही बात करने वाले हैं। और आपको यही पता है कि अर्थ जो है एक ऐसा ओनली प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है ना। यहाँ पर आपको लाइफ देखने को मिलती है, और किसी प्लेनेट पे आपको लाइफ देखने को नहीं मिलती है। और लाइफ एग्जिस्ट कैसे कर रही है? ड्यू टू इंट्रैक्शन। किसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है भाई? बायोटिक और अबायोटिक, पीछे बताया मैंने। और दिस इंट्रैक्शन जो है क्या मेंटेन करके रखते हैं भाई? एनर्जी फ्लो। ये जरूर समझना है आपको। ठीक है भाई, एनर्जी फ्लो। बाकी इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आप जरूर जानोगे डिटेल में। तो कोई एनर्जी फ्लो क्या है ना, आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है,
तो फूड चेन बेसिकली क्या है ना, आपको पता होगा, कोई यहाँ पर ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको बी ऑर्गेनिज्म खा जाएगा, बी को सी खा जाएगा, है ना, सी को डी खा जाएगा, तो ऐसे एक फूड चेन चलती है। क्या करते हैं, ऐसे फूड चेन चलती है ना। तो ए को जिसने खाया ना भाई, वो बी ने खाया, ठीक है। तो इस ए के पास जितनी एनर्जी थी, उस इस ए के पास जितनी एनर्जी थी, उसका केवल 10% ही इसके पास जाएगा, बी के पास। और फिर बी के पास भी सेम ऐसा चलता जाएगा, फिर डी के पास भी ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और जो एनर्जी है ना, वो जितना जितना आगे ये साइकिल चलेगी उतनी उतनी घटती जाएगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रैक्शन क्या कर रखता है भाई, मेंटेन कर रखता है एनर्जी फ्लो को, ध्यान रखना, और किसको, न्यूट्रिशन साइकिल को। और इसको हम और भी कुछ कहते हैं, क्या, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे चले। अब जो अर्थ है ना भाई, ये डिवाइडेड 3 मेन स्फेयर्स के अंदर, क्या, 3 मेन स्फेयर्स के अंदर, जिसको आपने छोटी क्लास में कई बार पढ़ रखा है। क्या 3 स्फेयर्स कौन कौन से, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर, है ना। इमेज में आप देखो, है ना, हाइड्रोस्फेयर यानी कि आपका जो वाटर वाला पार्ट हो गया, लिथोस्फेयर को हम जियोस्फेयर भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको लिथोस्फेयर भी बोलो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। लिथोस्फेयर यानी आपका लैंड वाला पार्ट हो गया, और एटमोस्फेयर यानी आपका जितनी भी एयर, ठीक है, गैसियस वाला पार्ट हो गया, गैसियस वाला पार्ट हो गया, वो आपका एटमॉस्फेयर में आता है ना। समझ आ रहा है यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है। और जहां पर ये तीनों रीजन आपस में मीट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो जहां पर ये तीनों मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं, हम बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, तो बायोस्फीयर का पार्ट है ना, ध्यान रखना, क्योंकि वाटर, एटमोस्फेयर और लिथोस्फेयर आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या, बायोस्फीयर हो जाएगा। अब बात बात करते हैं यहाँ पर वन बाय वन, पहले लिथोस्फेयर की, देन हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर, लास्ट में बायोस्फीयर की बात भी हम कर रहे होंगे। तो लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं। लिथोस्फेयर मतलब क्या है, लैंड पार्ट, आपको पता है ना। लिथोस्फेयर की जब बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए किस वर्ड से आया है, ये लिथोस से आया है। लिथोस क्या, एक ग्रीक वर्ड है, और लिथोस का मतलब होता है रॉक, ठीक है, इसलिए लिथोस्फेयर का मतलब क्या हो गया, लैंड पार्ट यानी रॉकी पार्ट, है ना, ये ध्यान आपको रखना है। आगे चले। और अब बात आते हैं भाई, लिथोस्फेयर है कितना, ये है कितना, है ना। तो इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, आपको पता होगा जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो 3 परतों में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। पहली वाली को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। दूसरी वाली को मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और तीसरी वाली को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर है जो कि जिसमें हमारा अर्थ बटा हुआ है, पता होना चाहिए। तो जो आउटर लेयर है हमारे अर्थ की वो क्रस्ट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो क्रस्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। सिर्फ क्या क्रस्ट वाले पार्ट को बोलते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे चलो। अब देखो, ये जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बनाया, वो यही वाला डायग्राम मैंने बनाया था, ध्यान रखना है। तो जब हम बात करते हैं ना लिथोस्फेयर की, किसकी, लिथोस्फेयर की बात जब हम करते हैं, तो उसमें पूरा क्रस्ट तो आ ही जाएगा, जो 3 लेयर बटी हुई है हमारे अर्थ की, ठीक है, उसमें पूरा क्रस्ट वाला पार्ट तो आ ही जाएगा। लेकिन जो मेंटल मैंने आपको बताया, मेंटल का ऊपरी हिस्सा जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है ना। मेंटल के भी 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपरी वाला हिस्सा, एक निचला वाला हिस्सा, यानी अपर और जो नीचे वाला हिस्सा है। तो अपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर जो है उसको मिलकर क्या बन रहा है हमारा यहाँ पर, लिथोस्फेयर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, लिथोस्फेयर हमारे यहाँ पर बन रहा है। समझ आ रहा है, ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर देखो, जब हम बात करते हैं लिथोस्फेयर की, तो लिथोस्फेयर को क्या क्या देखने को मिलता है। तो लिथोस्फेयर में आपको भाई यहाँ पर सोइल, मिनरल्स, सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई, है ना, सी बेड्स हो गए, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर, लिथोस्फेयर के अंदर। और आपको वही पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भी लिथोस्फेयर का पार्ट है, और जो कि सबसे बड़ी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है कहाँ पर, हमारे लिथोस्फेयर। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है ये है कहाँ पर, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है।
समझ आ रहा है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस हमें लिथोस्फीयर पे देखने को मिलते हैं। क्या हमें इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है हमें लिथोस्फीयर पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, अभी बताऊंगा इनके बारे में। और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स एंड इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं लिथोस्फीयर पे। तो वेदरिंग और इरोजन इसके बारे में भी पढ़ रखा है आपने छोटी क्लासेस के अंदर। देखो वेदरिंग का मतलब होता है, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो इसका मतलब होता है अपक्षय, ठीक है। और अपक्षय यानी वेदरिंग का मतलब होता है जो चट्टाने हैं, यानी कि जो आपकी रॉक्स हैं उनका टूटना, ठीक है, चट्टानों का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, आपको इतना नहीं जानना है, बस ध्यान रखना है वेदरिंग यानी मतलब होता है कि जो रॉक्स है उनका टूटना, है ना, ध्यान रखना है। और इरोजन का मतलब ये होता है कि भाई जितनी भी सोइल है ना, मैं देखो यहाँ से मान लो रिवर निकल रही है ना, यहाँ से रिवर निकल रही है, तो रिवर जिस रास्ते से होते हुए गुजरेगी ना, तो उस रास्ते के जितने भी कंकड़ हैं और उस जगह की जो अपर लेयर है सोइल की, उसको खुदेड़ती हुई अपने साथ आगे ले जाएगी, और जहां पर इस रिवर की स्पीड धीरे होगी वहां पर इस सबको ये जमा कर देगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, कि भाई मिट्टी कंकड़ है ना उसको अपने साथ बहाकर ले जाना या उड़ाकर ले जाना हवा के थ्रू, वो इरोजन का पार्ट होता है। ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चले, वोल्केनिक इरप्शन आपको पता है भाई, ज्वालामुखी का फटना। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, पीछे मैंने बताया न्यूट्रिशन साइकिल, एनर्जी फ्लो वाला, तो उसी को बोलते हैं। और इकोसिस्टम बता चुका हूँ कैसे बनता है, बायोटिक और अबायोटिक के इंटरेक्शन से बनता है। एनवायरनमेंट फॉर्म होता है तो उसमें बहुत सारे हमें इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे देख लीजिए आप, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट हो गए, ठीक है। और हर इकोसिस्टम के अंदर आपको अलग अलग लाइफ देखने को मिलेगी, जैसे फॉरेस्ट के अंदर आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे, है ना, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट में आपको ऊंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, है ना, और पानी के अंदर आपको मछली वगैरह देखने को मिल जाती है। तो सबका अपना अपना क्या अलग सा इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम में वो रह पाएगा अगर आपने फॉरेस्ट जो एक इकोसिस्टम है यहाँ के ऑर्गेनिज्म को आपने डेजर्ट में लाकर छोड़ दिया या ग्रासलैंड में जाकर छोड़ दिया या आपने पानी में लाकर छोड़ दिया, है ना, तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अपने इकोसिस्टम में ही बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और उसको अपने इकोसिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वही उसमें वो सस्टेन कर पा रहा है। दूसरे इकोसिस्टम में डालोगे वो मर जाएगा, ध्यान रखना है। समझ आ रहा है। और अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना भाई, जो ये तीन हिस्से हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ के नीचे का, हम उसको तीन हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। आप मान लो ये अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसको हमने ऐसे काट के थोड़ा जूम कर दिया यहाँ पर, क्या क्या जैसे हम करते हैं ना, वो केक होता है उसका एक हिस्सा काट के ऐसे निकालते हैं, वही समझ लो। तो हमने क्या करा, अर्थ का एक हिस्सा ऐसे निकाल दिया, है ना, उसका हमने तीन हिस्से कर दिया ऐसे। समझ आ रहा है। तीन लेयर होती है, ध्यान रखना है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट बता दिए, जब लोग जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक की होती है, ठीक होती है ये, है ना। मेंटल हो गया, इसको भी इनर मेंटल, आउटर मेंटल में कर सकते हैं। और ऐसे ही जो कोर है उसको भी आउटर कोर और इनर कोर। जानने वाली बात क्या है कि जो आपका आउटर कोर है, क्या, जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म का होता है, क्या होता है भाई, वो लिक्विड में होता है। और जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनर कोर, यानी कि जो ये आपका लास्ट वाला हिस्सा है ये आपका इनर कोर है, और ये वाला जो है ये क्या आपका लिक्विड है ना, तो ये आपका आउटर कोर है। ये आउटर कोर, ये इनर कोर, ये आपको ध्यान रख लेना है, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की, यानी वाटर वाले पार्ट की। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। और हाइड्रो वर्ड कहाँ से मिला है, ग्रीक वर्ड से। तो हाइड्रोस्फेयर हाइड्रो वर्ड से बना है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। और इसमें जितना भी हमें वाटर दिखता है, हमें अपने अर्थ पर जिस जिस फॉर्म में वाटर दिखता है वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है ना भाई। चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, जैसे कि आइस हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, चाहे लिक्विड की बात कर लो, रिवर, लेक्स, ओशंस हो गए, एंड गैसियस फॉर्म में यानी कि वाटर वेपर, ये सभी हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। यानी कि मैं कहूँ कि आपका जो वाटर है, आपका जो ये वाटर है, ये किसी भी फॉर्म में हो, क्या ये किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो किसका पार्ट रहेगा, हाइड्रो का पार्ट रहेगा, यानी हाइड्रोस्फेयर का पार्ट ये रहेगा। समझ आ रहा है। आगे चलो। और
अगर मैं बात करूं हाइड्रोस्फीयर की, तो ये 3/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का कवर करता है। कितना? 3/4 पार्ट। और ओशंस एंड सीज इज इक्वल टू 97% ऑफ टोटल वाटर, यानी कि हमारे अर्थ पर जितना भी पानी मिलता है, ठीक है, जितना भी पानी मिलता है उसका 97% कैसा वाटर है? वो सलाइन वाटर, यानी लवण मिला हुआ है इसके अंदर, लवड़िया पानी है वो, यानी कि उसमें नमक मिला हुआ है, ध्यान रखना। तो सलाइन वाटर है, जो कि वो यूज के लायक है ही नहीं। पानी तो बहुत है अर्थ पर, लेकिन यूज वाला पानी बहुत कम है हमारे पास, ध्यान रखना। तो 97% जितना जितना 100% हो गया पूरा पानी, उसका 97% जो है वो पानी ओशन और सीज में देखने को मिलता है, जो कि सलाइन वाटर है, जिसको यूज ही नहीं कर सकते हम, ध्यान रखना। तो बचा कितना? 3%, ठीक है। तो 3% पानी जो हमारे पास क्या है, वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, यानी कि जो ग्लेशियर में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, ग्राउंड वाटर है। इन सबको मिला के क्या हमारे पास 3% वाटर है। कौन सा? फ्रेश वाटर है। सोचो, ये 3% वाटर है जिसको फ्रेश वाटर हम बोल रहे हैं, और यही पूरे वर्ल्ड में डिवाइड है। यही क्या है, पूरे वर्ल्ड में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। यही क्या, पूरे वर्ल्ड में डिवाइड हो रखा है। इसी 3% को अब तुम क्या मान लो? 100% मान लो। 100 में 97 हटा दो, 3 बचा, इस 3 को 100% मान के चलो। अब इस 100 में से कुछ परसेंट इंडिया, ऐसे दूसरी कंट्री, सबके पास बट रहा है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो 100% मान लेते हैं, तो यही क्या, पूरा डिवाइड हो रखा है ये 3% पानी पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसलिए बोला जाता है भाई पानी की बचत करो, उसको कंजर्व करो, ठीक है, क्योंकि पानी अपने पास बहुत कम है। समझ आ गया? और ध्यान रखना है, जो वाटर साइकिल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वाटर साइकिल नहीं होगी तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा। तो प्लेज अ की रोल इन द वाटर साइकिल, जो ये फ्रेश वाटर है ना, ये वाटर साइकिल में की रोल प्ले करती है। एंड जो क्लाइमेट बैलेंस है वो बना रहता है ना, आपको पता है। वाटर साइकिल नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फार्मर्स तो करेंगे क्या फिर, क्योंकि इरिगेशन के लिए वो बारिश पे ही जिम्मेदार रहते हैं, डिपेंडेंट है। तो वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, किस हाइड्रोस्फेयर के अंदर, वो भी फ्रेश वाटर जो है, ध्यान रखना वाटर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्लाइमेट बैलेंस बना रहता है। आगे बात करूं, और जो ओशंस हैं और जो सी हैं, ये मेजर कार्बन सिंक्स हैं, यानी यहाँ पर कार्बन के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या डिपॉजिट्स? कार्बन सिंक्स है, हेल्पिंग रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आपको जो अपना टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, उसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं क्या, ओशंस एंड सीज। समझ रहे हो भाई? यहाँ तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब अगला हम बात करते हैं, यहाँ पर जो अगला पार्ट है वो है एटमॉस्फेयर। क्या? एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं एयर पार्ट या गैसेस पार्ट, है ना। तो सेम ग्रीक वर्ड से निकला है, एटमॉस्फेयर ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड कौन सा? वो एटमोस है, जिसका मतलब होता है वेपर। क्या होता है? वेपर। तो एटमॉस्फेयर है क्या? ये एक थिन ब्लैंकेट है, क्या, ऑफ गैसेस। क्या बोला मैंने? थिन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जो कि अर्थ को कवर कर रहा है, ये अर्थ की सराउंडिंग में है, एक थिन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस आपको देखने को मिलती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, ये आपको देखने को मिलती है। समझ आ गया? और जो एटमॉस्फेयर है ना, ये लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। जो एटमॉस्फेयर है ये लाइफ को प्रोटेक्ट करता है बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड फिल्टरिंग हार्मफुल रेज, जिसको हम यूवी रेज ही बोलते हैं, ठीक है। जो हार्मफुल रेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूवी रेज भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको फिल्टर करने का काम भी करता है। अब ये मेन गैसेस जो हैं, जो आपको अपने एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं, तो वायुमंडल में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, कितनी? 78.084%, ठीक है। आपको ये थोड़ा जो टेबल है, ये आपको कहीं कहीं अलग भी देखने को मिल सकती है। अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो ये थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। इसमें आपको बाकी कोई टेंशन नहीं है, आपको अपनी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। तो 78.084% आपको ध्यान रखना परसेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का। ऐसे ऑक्सीजन का 20.946% है। ऐसे आपको एनसीईआरटी में 21% देखने को मिलता है।
और नाइट्रोजन आपको केवल आपको 78% दे रखा होता है। ऐसे आर्गन है, आर्गन जो है 0.934% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.040% है, ध्यान रखना 0.040% है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जो अदर गैसेज हैं वो बाकी रिमेनिंग है, वो इनका बहुत छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड है देख रहे हो ना, ये वैसे ही बहुत कम है। क्या ये बहुत कम है? ये बहुत कम है, बट ये ध्यान रखना कम है, और इसका ये यूजफुल भी उतनी है। लेकिन अगर मान लो ये कार्बन धीरे धीरे बढ़ती जाए, अगर ये कार्बन बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर ये कार्बन बढ़ जाए तो क्या होगा? कार्बन बढ़ने से क्या होगा ना भाई, ध्यान रखना है आपको कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, ध्यान रखना क्या, ग्लोबल टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगी? यहाँ पर आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी GW यानी ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा होता क्यों है, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है। देखो ध्यान रखना, आपको पता है पूरे दिन भर में क्या होती है, जो सन से लाइट आपको देखने को मिलता, सन से एनर्जी आती है ना, गर्मी की फॉर्म में हमारे अर्थ पर। अब ये जितनी भी हीट है, जो गर्मी है ना, ये रात को वापस जाती है, ये वापस जाती है अर्थ से। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसको जाने से रोकता है। इसको क्या करता है, जाने से रोकता है। अब जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा ये हीट को रोकेगा, और हीट को रोकेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन थोड़ा कम करो, ध्यान रखना है, समझ रहे हो। तो इतना है भाई, इतना ही बहुत है। इसी से देख लो ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, और अदर गैसेस का बता दिया है। आगे चले, अब आपको ना एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर देखने को मिलती है। क्या कुछ लेयर देखने को मिलती है? अगर मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट के तौर पर क्या है, एटमॉस्फेयर ने हमको घेर रखा है सराउंडिंग में हमारे, जो कि थिन ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है, प्रोटेक्ट करती है लाइफ को, है ना। अभी जो ये एटमॉस्फेयर है, ये पूरा, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये कितनी लेयर में बटा हुआ है? 1 2 3 4, क्या 4? ऐसी बात नहीं है, 5। क्या है? 5 है। 5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5 है, कितनी? 5 आपको देखने को मिलती है। तो पहली है भाई ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है आपको मेसोस्फेयर, चौथी है थर्मोस्फेयर, जिसको हम आयनोस्फेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आयंस देखने को मिलते हैं। और लास्ट में जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, अगर हिंदी वाले बच्चे तो बहिर्मंडल बोलते हैं उसको, ध्यान रखना है क्या, एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पर आपको इनका एल्टीट्यूड दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है, केमिकल कंपोजिशन बता रखा है यहाँ पर कि आपको कौन कौन सी गैसेस देखने को मिलती है, और इनकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि खासियत क्या है हर लेयर की। जो लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, इनकी खासियत क्या है। करे बात, देखो ट्रोपोस्फेयर की बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है ना, आपको जो एल्टीट्यूड है वो 0 से 11 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगी। अगर चले हम आगे थोड़ा, है ना, तो ये आपका अर्थ है, मैंने आपको बताया था घेर रखा है ऐसे। तो कि इतना हिस्सा ये पूरा ट्रोपोस्फेयर है, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए भी, ध्यान रखना। तो 0 से 11 कितनी है भाई? 0 से लेकर 11 किलोमीटर। 0 से 11 किलोमीटर तक इसका आपको एल्टीट्यूड देखने को मिल जाएगा। समझ आ रहा है? चले भाई पीछे वापस एक बार आ जाओ उधर, है ना। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है आपका इस ट्रोपोस्फेयर में, वो 15 से लेकर आपका 56 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर में। और यहाँ पर आपको कौन कौन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस लेयर के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए, अर्थ पर जो लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती है। क्या बोला मैंने? जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, कंडीशन या क्लाइमेटिक चेंजेस, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इसी ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और तभी आपको पता होना चाहिए जो एरोप्लेन होते हैं ना, वो कहाँ उड़ते हैं? वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ना कि ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर में इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह के मौसम में बदलाव, क्लाइमेट चेंज होना, तो ये सब देखने को मिलता है। इसलिए एरोप्लेन जो ट्रोपोस्फेयर में ना उड़ के वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि इसका नाम भी स्ट्रेटोस्फेयर है।
अब क्यों, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लाइमेट चेंज, बारिश वगैरह, क्लाउड वगैरह नहीं दिखते हैं। तभी आपको ने देखा होगा कि जब हम अगर बैठा है एरोप्लेन में, हमने देखा होगा कि नीचे आपको क्लाउड वगैरह दिख रहे होते हैं, खिड़की से आप झांकते हो तो आपको क्लाउड वगैरह दिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब वही है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या आपको क्या है, आपको कोई भी क्लाइमेट चेंज, रेन वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलती, जिससे आपको जो ट्रांसपोर्ट में आपको दिक्कत आए, है ना, ट्रैवल करने में। इसलिए जो है स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। समझ आ रहा है, जितने वेदर ओकर्स है यही एयर, यानी जितने वेदर्स हैं वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलते हैं, वेदर के जितने भी चेंजेस हैं। स्ट्रेटोस्फेयर पे आ जाओ, क्या स्ट्रेटोस्फेयर पे आ जाओ, जो कि क्या है 11 से 50 किलोमीटर। 11 पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, और उसके बाद 11 से लेकर 50 तक जो आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है सेल्सियस में, वो -56 से लेकर -2 डिग्री तक जाता है। समझ आ रहा है। अब इसको स्ट्रेटोस्फेयर क्यों कहते हैं, इसको जो है स्ट्रेटोस्फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 11 से लेकर 20 किलोमीटर तक, ठीक है, 20 किलोमीटर तक जो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता ही नहीं है। 11 से लेकर 20 किलोमीटर तक, इसलिए इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, ध्यान रखना है। आगे चले, टेम्परेचर बता दिया, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन में बात करूँ, यहाँ पर आपको ओजोन देखने को मिलती है। क्या, ओजोन गैस देखने को मिलती है, O3 देखने को मिलता है आपको, यानी कि ओजोन लेयर प्रेजेंट। और ये ओजोन लेयर बहुत खास है भाई, क्या है, ओजोन लेयर बहुत खास है, क्योंकि ये जो सन से आने वाली लाइट है, जो रे है, ठीक है भाई, जो हमको मिलती है उसको फिल्टर करती है पहले, ये फिर हम तक पहुंचाती है ना। तो ओजोन लेयर क्या करती है भाई, जितनी भी सनलाइट आती है, सनलाइट जो आती है उसको फिल्टर करती है। क्या करती है भाई, फिल्टर करती है, उसको फिल्टर करती है, ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं यूवी रेस। क्या, यूवी रेस, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अगर डायरेक्ट आ जाए सनलाइट बिना फिल्टर हुए तो हमको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। समझ आ गया। उसके बाद आ जाओ मेसोस्फेयर पे। क्या, मेसोस्फेयर पे आ जाओ, जिसकी एल्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है 50 से लेकर आपको 85 तक देखने को मिल सकता है। और टेम्परेचर यहाँ पर कितना रहता है, -2 डिग्री से लेकर -36 डिग्री तक जाता है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन, है ना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है आपको मिटियोर्स देखने को मिल जाते हैं। जो ये मेसोस्फेयर में क्या होता है, जो मिटियोर्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। समझ आ रहा है। उसके बाद थर्मोस्फेयर, जिसको हम आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं, जो कि 85 डिग्री से लेकर 500 डिग्री एल्टीट्यूड आपको उसको देखने को मिल जाएगा, ऊंचाई, मतलब अर्थ से लेकर, जो ब्लैंकेट के तौर पर एक काम करती है आपको एटमोस्फेयर। इसमें जो थर्मोस्फेयर वाली लेयर है, आपको 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, एल्टीट्यूड तक आपको देखने को मिलती है। यानी कि वो पूरा इलाका 85 से लेकर 500 किलोमीटर तक का वो थर्मोस्फेयर का ही है। तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 96 से लेकर 1200 तक रहता है। इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस में दे रखा है यहाँ पर। ये चार्ज होते हैं, ठीक है, प्लस वाले, ध्यान रखना है ये, और NO, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ये सब क्या है, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन है। और यहाँ पर आपको अरोराज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो थर्मोस्फेयर है उसको माइनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आयंस प्रेजेंट होते हैं। और जितना भी सिग्नल वगैरह आपको मिलता है कहाँ पर, अर्थ पर, वो इसी लेयर की वजह से मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो तरंगे यानी वेव्स भेजी जाती हैं, अर्थ से वेव भेजी जाती है, और यहाँ से वापस जो है जितनी भी तरंग, जिसको वेव्स कहते हैं, वो यहीं से आयनोस्फेयर से ही वापस लौटती है, ध्यान रखना, रिफ्लेक्ट होके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये आप देख सकते हो। अब एक चीज बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पर आपको ना, ये आपको यहाँ पर 20 किलोमीटर, 50, 85, 690 दे रखा है, उसकी टेंशन मत लो भाई। ये NCERT के अकॉर्डिंग है, आपके बुक में जो दे रखा है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। ये डायमेंशन आपको दे रखे है एल्टीट्यूड के, और ये सही भी है, ऐसी बात नहीं है। आपको अलग अलग बुक में जाओगे अलग अलग देखने को मिलेगा। बाकी ध्यान रखना है, ये बता दिया मैंने। लास्ट वाली आपकी एग्जॉस्फेयर होती है कौन सी लेयर, यानी कि यहाँ पर आपका, इसके बाद आपका क्या जाता है, यहाँ पर स्पेस आ जाता है। क्या जाता है, स्पेस आ जाता है,
आगे चलो। अब वही बात है, अब मैंने आपको बताया कि कैसे पिछले जितनी भी लेयर्स मैंने आपको बताई है ना एटमॉस्फेयर की, उसमें आपने देखा होगा कि कितने आपको टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। वही बातें यहाँ पर बता रखी है, फटाफट इसको देख लेंगे क्योंकि पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रोपोस्फेयर की बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। ठीक है भाई, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे आप ऊपर जाओगे आपके जो है टेम्परेचर कम होता जाएगा और लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है। आप 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए, आपका जो है -6.4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर पे आ जाओ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग यूवी रेज। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ना आपको टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्या थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, तो ये क्या करते हैं, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पर। मेसोस्फेयर है तो टेम्परेचर फॉल्स अगेन अप टू -96 डिग्री सेल्सियस। तो मेसोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है इतना। उसके बाद थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो जाता है शार्पली अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इतना यहाँ मैंने पीछे दिखाया भी था आपको, इतना डिग्री जो है सेल्सियस यहाँ पर राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्ब यहाँ पर हो जाता है थर्मोस्फेयर में सोलर रेडिएशन। समझ आ रहा है, ये टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, कहाँ पर हमें मेसोस्फेयर में। ठीक है, और ये मैंने लेयर सारी बता दी आपको जो कि हमें देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में। अब आ जाओ बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर वो वाला पार्ट है जहाँ पर तीनों ही जितने भी स्फीयर बताए वो मर्ज हो जाते हैं, मिलते हैं। और यहाँ पर जो बायोस्फीयर है वो वर्ड बायोस से बना है जिसका मतलब होता है लाइफ। तो इट इज़ द लिविंग जोन ऑफ अर्थ, जहाँ पर आपको लाइफ एग्जिस्ट करते हुए मिलती है तो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, मैंने पीछे ही बताया आपको। तो लिविंग जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट एंड सर्वाइव, जहाँ पर लाइफ क्या करती है भाई, एग्जिस्ट करती है, सर्वाइव करती है। और जो बायोस्फीयर है ये ओवरलैप करता है विद द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर। आगे चले, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखो भाई, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाना, क्या एनवायरमेंट की नॉलेज आपको देना, है ना। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, कौन सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक कंसर्न उठता है, एक टेंशन से उठती है, किसके बारे में, एनवायरमेंटल प्रोग्राम के बारे में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में। यानी कि इस टाइम पे देखा गया कि एनवायरमेंट में जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या आ गई है, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब इनको कैसे निपटा जाए, है ना, इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श होने लग गया, इसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श होने लग गया है। अब यहाँ पर क्या है, द आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन डेवलप करा जाता है, ध्यान रखना है, टू मेक पीपल अवेयर, इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनवायरमेंट। तो यहाँ पे लोगों को भाई क्या करा गया, ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी थी एनवायरमेंट के, ताकि लोग अवेयर हो, इन्फॉर्म्ड हो, रिस्पॉन्सिबल बने एनवायरमेंट के लिए, है ना। और इसी वजह से जो आप पढ़ भी रहे हो इस सब्जेक्ट को, और ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बनेंगे जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस। लेकिन इनमें कुछ ना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है स्टडीज और साइंस में, ध्यान रखना, अभी आगे बताऊंगा आपको एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस में डिफरेंस है। अब आगे देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के, जो आपको एजुकेशन दी जा रही है एनवायरमेंट की एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971। ठीक है भाई, कमेंट है मुझे यूनेस्को के फुल फॉर्म बता देना, 12th में पढ़ा है आपने इसके बारे में। ठीक है, देखो, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या भाई, अवेयरनेस क्रिएट करना एनवायरमेंट प्रॉब्लम के बारे में, और बेसिक नॉलेज देना किसके बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, और एक केयरिंग एटीट्यूड डेवलप करना, ठीक है, फॉर नेचर, कि भाई आप नेचर की केयर करो। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है भाई, पब्लिक पार्टिसिपेशन के इंकरेज करना ताकि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। उसके बाद इंडिविजुअल को हेल्प करना स्किल्स गेन करने के लिए, प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए भाई, कि वो प्रॉब्लम को फाइंड करे, उसको सॉल्व करे। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स, लोगों को ऐसे स्किल डेवलप करना उनके अंदर। और उसके बाद प्रमोटिंग हारमोनी विद नेचर, ठीक है भाई, तो नेचर के साथ एक हारमोनी प्रमोट करना। समझ आ रहा है, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव्स है आपको पता होने चाहिए। अब आगे हम बात करें
यूनेस्को यूएनईपी कॉन्फ्रेंस जो कि टिब्लिसी में हुई थी, टिब्लिसी का है, जॉर्जिया में है, 1977 में आपको देखने को ये मिली थी। ठीक है, जो एक कॉन्फ्रेंस है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसको कहते हैं, यूएनईपी को। तो यूनेस्को यूएनईपी कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर यूनेस्को यूएनईपी की कॉन्फ्रेंस हुई थी टिबिलिसी के अंदर। यहाँ पर कुछ गोल्स रखे गए कॉन्फ्रेंस के, क्या? एक अवेयरनेस एंड कंसर्न क्रिएट करना, ठीक है, किसके बारे में? एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। लोगों को स्किल गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, वैल्यूज गेन करने के लिए हेल्प करना है, ताकि वो जो है नेचर को प्रोटेक्ट करे। और एनकरेज करना है पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ये क्या है, मेन गोल्स रखे गए इस कॉन्फ्रेंस के। आगे चलें, एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया। वो तो हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, कैसे दिमाग में उठा या ग्लोबली कैसे एनवायरमेंट एजुकेशन का आइडिया आया, उन्होंने फिर एक सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन इंडिया के अंदर क्या चेंजेस आए या एनवायरमेंट एजुकेशन को लेकर इंडिया ने क्या करा, है ना? तो इंडिया के अंदर ना 1985 से लेकर 2000 तक, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्रोग्राम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। ठीक है, और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड दैट एनवायरमेंटल एजुकेशन बी मेड कंपलसरी एट ऑल लेवल्स। ठीक है, आपने देखा होगा, बच्चे ही पढ़ते हैं ईवीएस के बारे में छोटी क्लासेस में। आप 6, 7, 8, 9 जब भी आओगे तो सारे लेवल पे आप ईवीएस जरूर पढ़ते हो, है ना? टुडे मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर डिग्री एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एनवायरमेंटल स्टडीज। ध्यान रखना, तो आगे बताऊंगा कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको फॉरेस्ट के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर आपको डिग्री देते हैं। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी बात हम करते हैं। देखो, ये एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेकर हम डिफरेंस करेंगे, किसमें? एनवायरमेंट साइंस एंड स्टडीज में। देखो, बहुत सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर की बात करते हैं, क्या नेचर की, देखो अगर हम बात करें एनवायरमेंटल साइंस की, तो ये डील करता है विद साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट देख लिया, अब वो साइंटिफिक तरीके से उसमें क्या करना, डील करना। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टडीज की, तो एनवायरमेंटल स्टडीज के एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, साइंस, सोशल साइंस, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर। ठीक है, फोकस की बात करूं तो एनवायरमेंटल जो साइंस है ये फोकस करता है ऑन कॉजेज एंड साइंटिफिक सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हमारे एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कैसे करें, उसका कारण क्या है, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको साइंटिफिक तरीके से या फोकस करना, उसका सॉल्यूशन भी साइंटिफिक तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टडीज की, तो यहाँ पर कोज की या सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि एनवायरमेंट के साथ जो ह्यूमन का रिलेशन क्या है, एनवायरमेंट के साथ ह्यूमन का रिलेशन क्या है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। और इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है नेचर यानी कि एनवायरमेंट पे, और एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन पर, इसके बारे में पढ़ते हैं। अप्रोच की बात करूं तो जब बात आती है साइंस की, एनवायरमेंट साइंस की, तो ये एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल होता है। साइंटिफिक स्टडी होती है भाई, हर चीज़ की ध्यान रखना जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन जब बात आती है स्टडीज़ की, तो ये ब्रॉडर और होलिस्टिक है, यानी इंक्लूड्स कल्चर, लॉ, इकोनॉमी। यानी जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो ये सब चीज़ को इंक्लूड कर लेता है, होलिस्टिक है, यानी संपूर्ण रूप से यहाँ पर एनवायरमेंट को देखा जाता है, ब्रॉडर वे में, सबको, सारे सब्जेक्ट को साथ में जोड़कर। एग्जाम्पल की बात करूं, एनवायरमेंटल साइंस की यहाँ पर बात करेंगे तो ये स्टडी करता है हाउ वेस्ट वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ। ये प्रॉब्लम देखने को मिली एनवायरमेंट में, तो यहाँ पर ये स्टडी करते हैं कैसे जो वेस्ट वाटर है, ये वेस्ट वाटर पोल्यूशन जो है एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है, यहाँ पर परेशान करता है। ठीक है, या कैसे अफेक्ट करता है, समझ आ गया। लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करूं तो ये स्टडी करता है कि हाउ दैट पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड लाइवलीहुड। समझ आ गया ना, मैंने बता दी यहाँ पर आपको ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप देखी जाती है स्टडीज के अंदर, एनवायरमेंटल स्टडीज के साथ। तो वही बात है कि ये देखा जाता है कि पोल्यूशन कैसे अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन हेल्थ को और उनकी जिंदगी को। समझ आ रहा है, यहाँ पर केवल प्रॉब्लम्स की बात होगी, है ना, और कैसे एनवायरमेंट को ही दिक्कत पहुंचा रहे हैं उसको सॉल्यूशन की बात यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन को ऐड करा जाएगा, एनवायरमेंट को ह्यूमन के साथ जोड़ा जाएगा, यहाँ पर समझ आ रहा है, ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस।
कि भाई जो एनवायरमेंटल साइंस है इसका नेचर कैसा है, मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे ज्योग्राफी होता है वो भी कैसा सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, वैसे एनवायरमेंटल साइंस भी है, ध्यान रखना है। अगर बोल रहा हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका मतलब है मल्टीपल डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट है उसको ईवीएस के साथ जोड़ा जाता है, यानी कंबाइनिंग नॉलेज फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट्स। आप ईवीएस पढ़ रहे हो, इसके अंदर आपने भाई क्या क्या नहीं पढ़ा, आपने यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ी है ना, और आगे पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे इस पूरे ईवीएस के अंदर, साइंस भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके जो है हम इसको पढ़ रहे होते हैं। अब जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर कुछ ना कुछ साइंस भी ऐड है। जो एनर्जी फ्लो वाला कंसेप्ट है, ये एनर्जी फ्लो वाला कंसेप्ट है, ये साइंस के अंदर पढ़ते हो, ध्यान रखना। तो कंबाइनिंग नॉलेज फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट्स टू सोल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी अफेक्ट करते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, टू हेल्प फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। तो ये हमारे हर एस्पेक्ट को जो है भाई अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना एनवायरमेंटल इश्यूज जो है। तो इसलिए जो है सब बहुत सारे डिसिप्लिन से हेल्प लेना रिक्वायर्ड होता है। इसलिए जो है ईवीएस यानी जो एनवायरमेंटल स्टडीज है ये क्या बन जाता है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर बन जाता है। आगे चलें। अब मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हम कर रहे हैं तो आप एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ईवीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कंबाइन हो रखा है। जैसे कि लाइफ साइंसेज लाइक जूलॉजी एंड बॉटनी जो है, ठीक है, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी है, इससे भी नॉलेज जो है यहाँ पर ली जाती है ईवीएस के अंदर। तो इसके अंदर जो ये आपका जूलॉजी है और जो बॉटनी है ये बात करता है बायोडाइवर्सिटी की, इकोसिस्टम्स की, है ना, इकोसिस्टम बैलेंस की, और कैसे इफेक्ट, क्या इफेक्ट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। समझ आ गया, ये हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जो कि ईवीएस के अंदर भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद अर्थ साइंस की बात करो जिसके अंदर जियोलॉजी और जियोग्राफी आ जाता है। तो स्टडी करता है अर्थ सरफेस की, लैंड फॉर्म्स की, रॉक्स की, एंड नेचुरल प्रोसेस लाइक अर्थक्वेक और इरोजन, है ना। ये भी हमने देखा, हमने यहाँ पर किसकी बात करी थी, यहाँ पर हमने लैंड फॉर्म्स की बात करी थी, ठीक है, अर्थ सरफेस की बात यहाँ पर हमने करी है पीछे। तो जियोलॉजी और जियोग्राफी के अंदर आ जाता है। उसके बाद केमिकल साइंस, ये पोल्यूशन हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सोइल के अंदर, इसकी स्टडी कर जाते हैं जो कि ईवीएस के अंदर हम पढ़ते हैं। समझ रहे हो। तो कैसे निपटा जाए एनवायरमेंटल इश्यूज से, तो इसके लिए हेल्प लेना बहुत जरूरी है बाकी सब्जेक्ट से। तो ये सब हम, ये सब्जेक्ट इस सब चीजों से डील करते हैं। तो इन सब, ये जब डील करते हैं सब एनवायरमेंट का पार्ट है, तो इसलिए एनवायरमेंट के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, तो ये स्टडी करते हैं ह्यूमन कल्चर को, ट्रेडिशंस को, हिस्टोरिकल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। भाई जो हिस्टोरिकल इफेक्ट क्या पड़ते हैं एनवायरमेंट में, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया लेना है, सब कुछ याद नहीं करना है। सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो ये स्टडी करता है कैसे सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज पर, ध्यान रखना। लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स भी होता है, यानी ये हेल्प करता है क्रिएट एंड अप्लाई एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है भाई। एनवायरमेंट को लेकर जो पॉलिसीज, जो लॉज है उसको लागू कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो वो इससे मदद ली जाती है सब्जेक्ट से। उसके बाद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में अपने आप में ही। तो ये हेल्प करता है किसको, डेटा का एनालाइज करने में, प्रिडिक्ट करने में जो चेंजेस होने वाले हैं एनवायरमेंट के अंदर, एंड मॉडल एनवायरमेंटल सिस्टम, भाई कि एनवायरमेंटल सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में एनालाइज करने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, और डेटा अगर तो स्टैटिस्टिक्स आ गया, है ना, उसको सोल्व करने के लिए, डेटा को समझने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको ध्यान रखना है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाता है ईवीएस को, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज को। अब आगे हम बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। क्या बोला मैंने कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज आप सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हो, इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो भाई, बता दिया है मल्टी डिसिप्लिनरी है, साइंस, सोसाइटी, पुलिस, सब सब्जेक्ट को ये कवर करके चलता है, ठीक है। क्यों करता है, ताकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को निपटा सके और अवेयरनेस क्रिएट कर सके, है ना भाई। तो जब सारे सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड है, यानी कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज आ रही है ईवीएस पढ़ के, तो इसके अंदर जो है एक वास्ट स्कोप है, बहुत स्कोप है, ठीक है। आप जो है बहुत काम कर सकते हो अलग अलग सेक्टर के अंदर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एजुकेशन, रिसर्च एंड कंजर्वेशन। वही बात करेंगे कौन कौन सेक्टर से आप जा सकते हो। तो मेन एरियाज कौन कौन से हैं स्कोप के, देखो पहला है एकेडमिक्स। आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो ईवीएस के थ्रू। क्या भाई, आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर भी हर जगह आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप पढ़ा सकते हो एज अ
टीचर्स, रिसर्चर्स के तौर पर आप बता सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, है ना। और इंस्टीट्यूशन लाइक आपको WII देहरादून, FRI देहरादून, ठीक है, IIFM भोपाल प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया। तो ये जैसे कि WII का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो देहरादून के अंदर ऐसे FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और IIFM जो आपका भोपाल के अंदर है, तो ये सब जो है आपको डिग्रियां देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है। आगे बात करूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, जिसको हम R&D भी बोलते हैं, यहाँ पर इस फील्ड में भी आप जा सकते हो, रिसर्च की फील्ड में। तो रिसर्च डन करी जाती है वर्ल्ड वाइड टू स्टडी इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड डेवलप इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज टू सोल्व पोल्यूशन एंड रिसोर्स प्रॉब्लम। तो सब करा जाता है भाई, एनालाइज करा जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, स्टडी करे जाते हैं। तो इसके लिए बंदे चाहिए होते हैं, तो आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्रीज, क्या इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज हायर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टू इंश्योर इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी जो हायर करती है किसको, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को, ताकि वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एनवायरमेंट के दायरे में हो, तो इसलिए उनकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद NGOs एंड कंसल्टेंसी के लिए भी आपको आप हायर जा सकते हो उस फील्ड में। कैसे, तो जितने भी नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम NGO बोलते हैं, तो वो वर्क करती है नेचर को कंजर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल WWF है, IUCN है, BNHS है, CSC है, ठीक है, ऐसे काल परिवक्षा है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, तो ये सब NGOs हैं, है ना। तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो, जैसे क्योंकि नेचर को कंजर्व करने का काम करते हो, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हो। दे स्प्रेड अवेयरनेस, गिव पॉलिसीज एडवाइस एंड हेल्प कम्युनिटीज। समझ रहे हो। उसके बाद आप ग्रीन जर्नलिज्म में जा सकते हो, ये काफ़ी पॉपुलर और अच्छा इसका फील्ड है, ध्यान रखना है। यानी कि एनवायरनमेंट की के लिए आप क्या कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, जर्नलिस्ट का काम कर सकते हो। यानी कि मीडिया, एक वो प्रिंट में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक में आ गया और सोशल में भी आ गया, ठीक है, जितने प्रकार की मीडिया होती है सब में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो मीडिया वो स्प्रेड करती है अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, और जर्नलिस्ट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज टॉपिक्स। आपने देखा होगा बहुत से जो जर्नलिस्ट होते हैं केवल वो यही टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, है ना, तो वो ग्रीन जर्नलिज्म कर रहे होते हैं, तो आप भी कर सकते हो, वो ध्यान रखना है। उसके बाद एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड एडवोकेसी। तो जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है ना, वो वर्क करते हैं टू मेक एंड अप्लाई एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी। तो एनवायरमेंट के लिए लॉज बनाना, उनको अप्लाई करने का काम, ये आप इसमें जा सकते हो, ध्यान रखना है। और लीगल प्रोफेशनल्स हेल्प एनफोर्स रूल्स रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। जो रूल्स बनाए हैं वो लीगल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो कि आप एज अ ज्वाइन कर सकते हो, बन सकते हो, ठीक है, जो कि एनफोर्स करते हैं लोगों को, रूल्स रिलेटेड जो रूल्स बनाए गए हैं पोल्यूशन के रिलेटेड, कंजर्वेशन के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको लागू करना, अप्लाई करना, और लोगों को मानने के लिए क्या करना, एनफोर्स करना। उसके बाद मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज के अंदर आप काम कर सकते हो, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम MOEFCC बोलते हैं, ठीक है। एंड इंटरेक्शन इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक UNEP है, IPCC है, साइट्स हो गया, रामसर हो गया, USEP हो गया। तो ये सब क्या है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, क्योंकि जरूरत पड़ती है यहाँ पर, ध्यान रखना। समझ आ गया, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। क्या क्या बात करेंगे भाई, महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो है रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर एक जो है एक स्टेटमेंट दे रखी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी है। क्या, कि अर्थ के पास है ना भाई रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन किसके लिए, नीड के लिए बहुत है, किसी की ग्रीड के लिए नहीं है। क्या, नीड के लिए, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। तो ये यहाँ पर बोला है कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाइड एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, है ना। एवरीवन या एवरी मैन की ग्रीड के लिए नहीं है, लेकिन अर्थ के पास इनफ है टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, सबकी जरूरत पूरा हो सकती है, लेकिन ग्रीड पूरी नहीं हो सकती। तो गांधी प्रमोट करते हैं एक सिंपल लाइफस्टाइल को और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। आपको पता है रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, सिंपल लाइफस्टाइल को प्रमोट करा इन्होंने, ठीक है।
और एम्फेसाइज करते हैं सस्टेनेबिलिटी को और बैलेंस विद नेचर, कि भाई नेचर के साथ बैलेंस बनाओ और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एम्फेसाइज करते हैं गांधी जी। आगे चलें। अब ना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की बात करते हैं जो कि हमें एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले बात करूं 1962 में आपको देखने को मिला था, तो यहाँ पर इवेंट है सारे, और यहाँ पर इन इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। तो 1962 में हुआ था भाई साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कैरजन, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर अवेयरनेस रेस्ट करी गई अबाउट पेस्टिसाइड पोल्यूशन, ठीक है। पेस्टिसाइड आपको पता होगा, ये कीटनाशक होता है जो कि फार्मर्स वगैरह यूज करते हैं ताकि जो कीड़े होते हैं जो उनकी फसल को खा जाते हैं, क्रॉप को खा जाते हैं, है ना, तो उससे बचाने के लिए लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं। लेकिन जब ये इवेंट हुआ साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कैरजन, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर अवेयरनेस रेज करी गई कि भाई जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं इससे पोल्यूशन होता है, ठीक है। और मेनली जो पोल्यूशन आपको पेस्टिसाइड से देखने को मिलता है ना, वो कौन सा देखने को मिलता है, वाटर पोल्यूशन, क्या, वाटर पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 1970 में लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिमिट टू ग्रोथ अपने 12th में ही पढ़ा है अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो। देखो, तो यहाँ पर जो है लिमिट टू ग्रोथ में यहाँ पर क्या बताया गया था, वार्न करा गया था अबाउट ओवर यूज ऑफ अर्थ रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर वार्न करा गया था आपको कि आपको जो रिसोर्स है उसको ओवर यूज नहीं करना है, समझ आ गया। फिर 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि बेसिकली किसके बारे में बात करता है, वेटलैंड की बात करता है, कि भाई जो वेटलैंड है उनकी प्रोटेक्शन करनी है, जो गीले जगह है, गीली जमीन है ना, उनकी यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन करना है। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में हुआ था, ध्यान रखना है। उसके बाद 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, क्या, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें क्या था भाई कि फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल मीट थी, जिसमें जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है वो डिसाइड हुआ था। और उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया जो कि इंडिया के अंदर आया। यहाँ पर लॉन्च करा गया सेव इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही थी और अब भी देख लो घट ही रही है, बिल्कुल है ही नहीं टाइगर इतने, है ना। आपको पता भी होगा मोदी जी छः टाइगर भी लेके आए थे, तो वही बात है, उसमें से कुछ मर भी गए। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया, सेव इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन ये लॉन्च करा गया, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर हम बोलते हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हमको देखने को मिलती है। ये इवेंट है सारे, ध्यान रखना है, जो हो रखे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। तो यहाँ पर क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ठीक है, हाईलाइटेड नीड फॉर सेफ्टी लॉज, ठीक है ना। तो सेफ्टी लॉज होने चाहिए, इसके लिए भाई काफी लॉज ही बने हैं, ध्यान रखना है इस इवेंट के बाद। आगे बात करूँ 1985 से 1987 में आपको वियना कन्वेंशन एंड मॉनिट्रल प्रोटोकॉल देखने को मिलता है, जो कि इसके अंदर क्या बात करी गई थी, प्रोटेक्टेड द ओजोन लेयर फ्रॉम सीएफसीज। सीएफसीज क्या है, मैंने क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। भाई क्लोरोफ्लोरो कार्बन से क्या करना है, जो कि आपको एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है ये, जिससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, इसमें होल हो जाता है। तो इसके लिए भाई कंसर्न या प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बातें करी गई, किसमें, वियना कन्वेंशन एंड मॉनिट्रल प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। ऊपर एक एक रह गया 1986 में भी हुआ, क्या हुआ था, ध्यान रखना क्या हुआ था भाई, चर्नेबिल डिजास्टर हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, यूएसएसआर। खैर आज तो रूस है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था 1991 से पहले, है ना। तो हुआ क्या था भाई, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, जो कि दिखाता है कि कितने रेडिएशनल, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक कर लो या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, उससे बहुत सारी रेडिएशन फैलती है। तो यहाँ पर रेडिएशन रिस्क की बात यहाँ पर करी गई थी, ध्यान रखना इसके बाद, जो हमें इस डिजास्टर के बाद। 1987 की बात करूं तो यहाँ पर ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी, जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, समझ रहे हो। और 1987 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये भी ध्यान रखना है आपको, हुआ था ब्रुटलैंड रिपोर्ट थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात करी गई थी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, बस आप इतना ही जान लो, ठीक है। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कई बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद 1989 में आईपीसीसी फॉर्मेशन हुआ था, क्या, आईपीसीसी का फॉर्मेशन हुआ था। आईपीसीसी का मतलब क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, भाई ठीक है, ध्यान रखना 1989 में आईपीसीसी बनाया जाता है ताकि क्लाइमेट चेंज पर बात हो सके, है ना। तो यहाँ पर स्टडी बिगेन हो गई किस पर, क्लाइमेट चेंज के लिए। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी साइंटिफिक तरीके से स्टडी
स्टार्ट हो गई आफ्टर आईपीसीसी फॉर्मेशन। 1992 में क्या होता है, अर्थ समिट होती है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कहाँ पर होती है, रियो डी जनेरियो में होती है। कहाँ पर है रियो डी जनेरियो, ये ब्राजील के अंदर है। अब इसमें क्या है ना, एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा जाता है। किसको, एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और एजेंडा 21 का मतलब है यहाँ पर 21 रूल्स दिए गए, जिससे हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को सेव करना है, ताकि जो डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल हो। ठीक है, 21 एजेंडा दिए गए हैं। और उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, जो कि किस लिए हुआ था, ये लिमिट सेट करने के लिए, किस पर, ग्रीन हाउस गैसेस पर, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हो रहा है उसमें जितनी ज़्यादा कंट्रीज, मतलब जो जो कंट्रीज में शामिल है, जो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रही है, एमिशन कर रही है, तो उनको रोकना। जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर लिया, वो क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस पे लिमिट डालेगा, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस पर लिमिट डालेगा, ध्यान आपको रखना है। तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। जब स्टार्टिंग में हुआ था 1997 में, इंडिया से दूर था, क्योंकि इंडिया का योगदान इतना नहीं था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में। लेकिन बाद में आई थिंक 2001 में या 2005 के अंदर जो है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने भी साइन कर दिए थे। 2002 वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि जोहान्सबर्ग में हुई थी। यहाँ पे रिव्यू करा गया है ग्लोबल प्रोग्रेस कि भाई कितनी, इतने सारे इवेंट हुए, कितनी प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है ग्लोबली। ठीक है, ध्यान रखना है एनवायरनमेंट को लेकर। उसके बाद 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया में हुआ था। इसमें क्या था भाई, प्रमोट करा गया सोलर एनर्जी यूज वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, सोलर एनर्जी को यूज़ कैसे क्यों करना है वर्ल्ड वाइड, इसके बारे में बात यहाँ पर करी गई थी। तो ये मेजर इवेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इंडिया के अंदर हुए हैं, मतलब इंडिया के अंदर हुआ था, और बहुत सारे इवेंट जो बाहर भी हुए हैं। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक है अपना आई थिंक। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सस्टेन कैसे बनाकर, सस्टेन होते कैसे रहना है, लाइफ को सस्टेन कैसे करना है, वो सस्टेनेबिलिटी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि ऐसा डेवलपमेंट करो जो कि सस्टेनेबल हो, जिससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। तो सस्टेनेबिलिटी क्या बता दिया मैंने आपको, कि मीन्स टू मेंटेन और सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म, कि सस्टेन हम करें लंबे टाइम तक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जिससे हमारे प्रेजेंट नीड्स भी फुलफिल हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है ना भाई, उनकी नीड्स भी पूरी हो, हमारी नीड्स भी पूरी हो, बस खत्म बात। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है कब दी गई थी, ब्रूटलैंड कमीशन, जिसको ब्रूटलैंड रिपोर्ट भी बोलते, तो इन्होंने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी। अब आगे देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जिसको एसडीजीज बोलते हैं, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, कितने गोल्स है, टोटल 17 गोल्स है। टोटल 17 गोल्स है, जो कि सेट करे गए थे यूनाइटेड नेशंस, कब, 2015 में। और इसका क्या था, अंडर 2030 एजेंडा, यानी कि 2030 तक हमें क्या करना है, 17 गोल को फुलफिल करना है, मानना है। ठीक है भाई, और एम टू प्रमोट पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, ताकि प्लेनेट में पीस बनी रहे, प्रोस्पेरिटी आए, यानी कि हम समृद्धि आए, और प्रोटेक्शन बनी रहे। कुछ गोल्स के एग्जांपल आप देख लीजिए, टोटल कितने, 17 है। बाकी कुछ की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं, जैसे कि गोल 3 है, यहाँ पर ये बात करता है भाई गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। और गोल 6 है यहाँ पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। जैसे गोल 7 है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, गोल 15 लाइफ ऑन लैंड की बात यहाँ पर करता है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर ना 3 पिलर की हम बात करेंगे, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, यानी कि 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला पिलर क्या है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है सोशल सस्टेनेबिलिटी, एंड तीसरा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रिवेंट ओवर यूज, यानी हमें ओवर यूज से बचना है और वाइज तरीके से ये करना, नेचुरल रिसोर्स का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी का प्रिंसिपल है, यूज ओनली व्हाट यू नीड, बोला भाई ग्रीड के लिए नहीं है, नीड के लिए सब कुछ है, ध्यान रखना। तो वो वाला आ जाता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। उसके बाद सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करूँ, तो एंश्योर करो भाई इक्वालिटी, एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल पीपल, यानी कि जितना भी करना है तुम्हें एजुकेशन के अंदर, इक्वालिटी के अंदर, वो सब
लोग उसे पार्टिसिपेट कर सके, तभी के सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। इसको बोलते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए एसडीजीज है भाई 3, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है टोटल, उसमें 3, 4, 5, 16, 17 जो है वो यहाँ पर सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जो कि इक्वालिटी की, एजुकेशन और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं फॉर ऑल पीपल। समझ आ रहा है? उसके बाद इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पर क्या बात करी गई है, इसमें मीनिंग क्या है इसका, कि डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फेयरली एंड यूज रिसोर्स एफिशिएंटली। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती रहे हर कंट्री की, और वो होगी कैसे, ताकि जो वेल्थ है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो रिसोर्स है वो एफिशिएंटली यूज हो, ना कि ओवर यूज हो। एफिशिएंटली यानी जहां पर यूज करना है वहां पर उसका यूज हो। समझ आ रहा है? तब जाके क्या हमें देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। और ये एग्जांपल की बात करूं तो एसडीजी जो आपके 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 है, वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात ही करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट यूनिट कह लीजिए, अब चैप्टर कह लीजिए, वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप, या फिर भी कुछ पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, जिसका यूजर नेम आपके सामने एकलव्य स्टडी पॉइंट। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, तो यहाँ पर आप आके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है, क्या करना आपको पता है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है। जो पूछा है मैंने आपसे वीडियो के पूरे वीडियो में, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आपको कमेंट में बताने हैं। और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।